नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे काले दिन की बात करेंगे जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। एक ऐसी घटना जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दिन था बैसाखी का। पंजाब के अमृतसर में त्योहार का माहौल था। लेकिन किसे पता था कि जो दिन जश्न के साथ शुरू हुआ था वो शाम ढलते ढलते इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में से एक बन जाएगा। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा धोखा और कौन सा काला कानून था जिसने इस आग को भड़काया। फिर विरोध की ये चिंगारी कैसे फैली। उस दिन जलियांवाला बाग में असल में हुआ क्या था, वो 10 मिनट के नरसंहार का सच क्या है, और आखिर में इसके नतीजे क्या निकले और कैसे 21 साल बाद एक बदला पूरा हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। उस जंग में हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे और बदले में एक उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने पर अंग्रेज भारत को स्वशासन यानी सेल्फ रूल का अधिकार देंगे। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। इनाम के बजाय अंग्रेजों ने मार्च 1919 में एक ऐसा कानून लागू किया जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। वैसे इसका ऑफिशियल नाम बड़ा लंबा चौड़ा था, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इस कानून ने ब्रिटिश पुलिस को बेहिसाब ताकत दे दी। वो सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे और बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। इस कानून की पूरी सच्चाई मोतीलाल नेहरू के इन 3 शब्दों में सिमट जाती है। उन्होंने कहा था कि ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून है। मतलब ना आप कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई वकील रख सकते हैं और ना ही अपनी कोई दलील दे सकते हैं। सोचिए कितना भयानक था ये। अब इस काले कानून के खिलाफ गुस्सा तो पूरे देश में था, लेकिन इसकी आग सबसे ज्यादा भड़की पंजाब में। और यहीं से वो घटनाएं शुरू हुईं जिन्होंने जलियांवाला बाग की जमीन तैयार की। पंजाब में इस विरोध को 2 बहुत लोकप्रिय नेता लीड कर रहे थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अंग्रेज सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई और 9 अप्रैल 1919 को उन्हें गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह पर भेज दिया। इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 10 अप्रैल को लोग अपने नेताओं की रिहाई के लिए शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, पर पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। शहर में तनाव बढ़ गया और फिर कमान सौंपी गई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। डायर ने आते ही पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसका मतलब था कि 4-5 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना भी गैरकानूनी था। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का त्योहार। इसी दिन जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उस भीड़ में 2 तरह के लोग थे। एक तो वो जो आसपास के गांव से परिवार के साथ बैसाखी का मेला देखने और त्योहार मनाने आए थे। इनमें से ज्यादातर लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था। और दूसरे वो लोग थे जो रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और सबसे खतरनाक बात थी उस बाग की बनावट। वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था और आने जाने के लिए सिर्फ एक ही तंग रास्ता था। ये बाग असल में एक जाल था। शाम के करीब 4:30 बजे जब बाग में सभा चल रही थी, जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। डायर अपने 90 सैनिकों के साथ आया और उसने सबसे पहले बाग से बाहर निकलने के उस अकेले तंग रास्ते को बंद करवा दिया ताकि कोई भी बचकर भाग न सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस निहत्थी भीड़ को, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थीं, कोई चेतावनी नहीं दी गई। डायर ने बिना एक शब्द कहे सीधा अपने सैनिकों को हुक्म दिया, फायर। और फिर अगले 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, तब तक जब तक कि सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। कुछ ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की तो कई लोग बाग में बने कुएं में कूद गए। बाद में उस एक कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए थे। इस नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इस पर आज भी बहस होती है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट ने यह आंकड़ा सिर्फ 379 बताया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी कमेटी बनाई थी, उसके हिसाब से 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए थे। इस हत्याकांड ने पूरे भारत को एक गहरे सदमे में डाल दिया। इसके राजनीतिक नतीजे बहुत बड़े थे और इसी घटना ने बदले की एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो 21 साल बाद जाकर पूरी हुई।
इस घटना के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया, लेकिन उसने डायर को लगभग क्लीन चिट दे दी। इसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी तहकीकात कमेटी बनाई। लेकिन बदले की आग एक दिल में जल रही थी। उस दिन बाग में एक नौजवान मौजूद था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उनका नाम था सरदार उधम सिंह। उन्होंने उसी मिट्टी को हाथ में लेकर बदला लेने की कसम खाई। जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो तो 1927 में बीमारी से मर गया, लेकिन उधम सिंह का इंतजार 1940 में खत्म हुआ। अच्छा, यहां एक कंफ्यूजन अक्सर होता है। दो नाम हैं, एक है जनरल रेजिनाल्ड डायर और दूसरा है माइकल ओ डायर। जनरल डायर वो फौजी अफसर था जिसने बाग में गोली चलवाई थी, लेकिन माइकल ओ डायर उस वक्त पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। डायर की कार्रवाई को ओ डायर का पूरा समर्थन हासिल था, इसलिए असली मास्टरमाइंड उसे ही माना जाता है। और सरदार उधम सिंह का निशाना यही माइकल ओ डायर था। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन के कैक्सटन हॉल पहुंचे और भरी सभा में माइकल ओ डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला पूरा किया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारतीय आज़ादी की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी समेत कई नेताओं का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से पूरी तरह भरोसा उठ गया, और इसी के ठीक बाद 1920 में गांधी जी ने अपना पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। तो ये थी जलियांवाला बाग की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी आज़ादी की कीमत याद दिलाती है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए उस हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, और क्या उनकी रिपोर्ट अंग्रेज सदस्यों से अलग थी? इस पर थोड़ा और जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा।